Hello students. So starting with the chronic renal failure. Introduction part. Chronic renal failure is the progressive loss of kidney function. The kidney attempts to compensate for the renal damage by hyperfiltration with the remaining functional nephron. Chronic loss of the function causes generalized wasting and shrinking and progressive scarring within all parts of the किडनी. सो किडनी जो क्रोनिक रीनल फेलियर जो है एक प्रोग्रेसिव लॉस होते जाता है आपका किडनी फंक्शन का, और किडनी कंपनसेट करता है कि उस रीनल डैमेज को क्या करे, वो कंपनसेट करे, है ना. और उसके कारण वो हाइपर फिल्ट्रेशन करता है किसके थ्रू, जो रिमेनिंग जो नॉर्मल रेफरॉन्स है उनके थ्रू, है ना. बट क्या होता है आपका क्रोनिक लॉस जो है जो फंक्शन का हुआ है वो आपका वो उस चीज़ को क्या नहीं कर पाता है, कंपनसेट नहीं कर पाता है ना. और प्रोग्रेसिवली जो किडनी है उसमें वेस्टिंग होने लगती है, श्रिंकेज होने लगता है, और धीरे धीरे जो स्कारिंग है किडनी के ऑल पार्ट्स में वो क्या होने लगता है बेटा, डेवलप होने लगता है. सो नाउ अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द क्रोनिक रीनल फेलियर. सो क्रोनिक रीनल फेलियर और ESRD, क्रोनिक रीनल फेलियर को ही हम लोग एंड स्टेज रीनल डिसीज बोलते हैं, इज़ अ प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल डिटोरिएशन इन द रीनल फंक्शन in which the body's ability to maintain metabolic and fluid and electrolyte balance fails, resulting in uremia or azotemia, retention of urea and other nitrogenous waste in the blood. So exactly क्या होता है इसमें आपका जो क्रोनिक रीनल फेलियर है जिसको हम लोग ESRD भी बोलते हैं, और प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल का मतलब है वापस वो रिवर्ट बैक होकर के नॉर्मल नहीं हो सकता, जिसमें जो बॉडी की एबिलिटी है नॉर्मली मेंटेन करने की फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को वो नहीं मेंटेन कर पाता है. वाई? बिकॉज ऑफ द यूरीमिया, एजोटीमिया, है ना. यूरीमिया आपका यूरिक एसिड का ऑक्यूमुलेशन, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट का ब्लड में क्या हो गया, ऑक्यूमुलेशन हो गया है उसके कारण से. एंड ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ द क्रोनिक डैमेज टू द किडनी. Okay, now next is the etiology of chronic renal failure. So diabetic neuropathy, है ना. diabetic neuropathy आपका chronic renal failure जो है mainly due to the diabetes के कारण होता है. now chronic glomerulonephritis, glomerulonephritis का मतलब है glomerulus में नेफ्रॉन्स में क्या होना, इन्फेक्शन होना. now interstitial nephritis and chronic pyelonephritis, है ना. so आपका these all are the kind of the nephritis. इसमें आपके परसेंटेज दिए हुए हैं केसेस के कि कैसे कितना अगर ये डिसऑर्डर हो गया तो कितना परसेंट जो केसेस हैं वो आपका क्रोनिक रीनल फेलियर की ओर कन्वर्ट हो जाते हैं. नाउ हाइपरटेंसिव वैस्कुलर न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी. सो आपका हाइपरटेंशन के कारण भी किडनी जो है वो क्या होता है आपका डैमेज हो सकता है बिकॉज ऑफ द रीनल वैस्कुलर डैमेज के कारण. नाउ पॉलीसिस्टिक नेफ्रोपैथी, अगर सिस्ट डेवलप हो गया, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ द किडनी, न्यूमरस सिस्ट वहाँ पर फॉर्म हो गया है, सो उसके कारण डेवलप हो सकता है. नाउ एनाल्जेसिक्स, है ना. 5% केसेस है कि किडनी जो डैमेज है वो मोस्टली देखा गया है कि पेन किलर्स जो ज़्यादा लेते हैं उनके में ज़्यादा है, क्योंकि किडनी को ड्रग्स जो है वो क्या करते हैं आपके अफेक्ट करते हैं. नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज़ द सिस्टमिक डिसऑर्डर है बेटा, दैट इज सिस्टमिक डिसऑर्डर में है ब्लड वेसल्स का डिसऑर्डर और आपका कनेक्टिव टिश्यू का जो डिसऑर्डर है उसके कारण से. और लास्ट है दैट इज़ द अनक्लासिफाइड सोर्सेज, जिसमें हम लोग अननोन कॉज बोल सकते हैं. सो दीज आर द कॉजेस ऑफ द रीनल फेलियर. सो आपका मेजर जो कॉजेस है, आपका सेकेंडरी कॉजेस यहाँ पर दिया हुआ है, आपका डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, वैस्कुलर डिसऑर्डर हो गया, इन्फेक्शंस हो गया. सो उसके कारण से किडनी जो है वो क्या नहीं कर पाती है, उस नॉर्मल जो होम्योस्टेसिस है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है, एसिड बेस बैलेंस को क्या नहीं कर पाती है, मेंटेन नहीं कर पाती है. और किडनी जो है इटसेल्फ खुद ही क्या होने लगता है इन कंडीशंस के कारण, अगर वो परसिस्ट कर रही हैं तो वो धीरे धीरे डैमेज होने लगता है. नाउ नेक्स्ट इज़ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर. सो पैथोफिजियोलॉजी में एनी ऑफ दी इटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण से रीनल फंक्शन जब क्या होने लगता है, डिक्लाइन होने लगता है. नाउ नेफ्रॉन डैमेज इज प्रोग्रेसिव, डैमेज नेफ्रॉन के नॉट फंक्शन एंड डू नेक्स्ट नॉट रिकवर. सो आपका जो डैमेज नेफ्रॉन है वो प्रॉपरली क्या नहीं कर पाता है बेटा, फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता है, जिसके कारण से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो डिक्रीज हो जाता है. नाउ रिमेनिंग जो नेफ्रॉन है अंडरगो चेंजेस टू कंपनसेट फॉर दोज डैमेज्ड नेफ्रॉन. सो जो रिमेनिंग नेफ्रॉन बचा है जो हेल्दी है वो उस डिमांड को कंपनसेट करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा, है ना. और कंपनसेटरी एक्सक्रीशन कंटिन्यूज एज DFR डिमिनिशेस. आपका कंपनसेटरी रिस्पॉन्स तब तक कंटिन्यू होगा जब तक DFR आपका डिमिनिश्ड होते जा रहा है, तब तक. नाउ फिल्ट्रेशन ऑफ मोर कंसनट्रेशन ब्लड बाय दी रिमेनिंग नेफ्रॉन. सो आपका जो बचा हुआ नेफ्रॉन है वो ही सिर्फ वर्किंग है, इसके कारण से वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, नॉर्मल जो आपका नेफ्रॉन है वो आपके एबनॉर्मल नेफ्रॉन का भी फंक्शन को भी क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि डैमेज नेफ्रॉन तो फिल्टर नहीं कर सकते. सो आपका किडनी के जो बचे हुए नेफ्रॉन है उनका वर्कलोड बढ़ जाता
आता है और वो पूरे कंसनट्रेटेड जो ब्लड है उसका क्या करने लगते हैं, फिल्ट्रेशन करने लगते हैं। नॉट डैमेज ऑफ द नेफ्रॉन इन द हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरफॉस्फेटीमिया ऑफ रिमेनिंग नेफ्रॉन। अब आपका वर्कलोड बढ़ गया है और कंसनट्रेशन ऑफ ब्लड जो है वेस्ट प्रोडक्ट का वो ज़्यादा है, तो इस चीज़ को फिल्टर कर करके जो रिमेनिंग जो नेफ्रॉन है बेटा वो भी क्या होने लगते हैं, आपके डैमेज होने लगते हैं। नाउ यूरिन में कंटेन एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, आरबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स और दी कास्ट, जिसके कारण से आपका यूरिन में अबनॉर्मल अमाउंट में प्रोटीन का, रेड ब्लड सेल का, वाइट ब्लड सेल्स का और कास्ट का क्या होने लगता है, कंटेंट आपको दिखने लगेगा। और धीरे धीरे जो किडनी है अनेबल टू एक्सक्रीट, बिकॉज आपका जो रिमेनिंग नेफ्रॉन है वो भी क्या होने लगे हैं, डैमेज होने लग गए हैं। नौ जो सीरम लेवल ऑफ जो क्रिएटिनिन है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो क्या नहीं हो पा रहा है, बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा है और ये जो है ब्लड में रिटेन हो जाएगा, दैट इज़ रिटेंशन ऑफ यूरिया एंड अदर नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट इनटू दी ब्लड में वो इकट्ठे होने लगेंगे। फर्दर डैमेज टू द नेफ्रॉन्स, 80 to 90% जो नेफ्रॉन है वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं और GFR जो है एग्जैक्टली आपका 10 to 20% रह जाता है। एग्जैक्टली जो नॉर्मल GFR है वो 125 ml पर मिनट के हिसाब से है, बट एग्जैक्टली क्या हो जाएगा आपका 1 मिनट में आपका 10 ml ही क्या होगा वहाँ पर से सिक्रीट होगा। एंड दिस कंडीशन इज अल्टीमेटली लीड टू क्रोनिक रीनल फेलियर। ओके, सो दिस इज़ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर। ना स्टेजेस हैं आपका क्रोनिक रीनल फेलियर का, सो उसको हम लोग देख लेते हैं। सो फर्स्ट स्टेज है दैट इज़ द रिड्यूस्ड रीनल रिजर्व, है ना। सो दिस इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ 40% to 75% लॉस ऑफ नेफ्रॉन फंक्शन। सो रिड्यूस्ड रीनल रिजर्व में जो नेफ्रॉन का फंक्शन है वो 40 से 75% तक क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। नाउ सेकंड स्टेज दैट इज़ कॉल्ड द रीनल इनसफिशिएंसी इन विच इट ऑकर्स व्हेन 75% to 90% ऑफ नेफ्रॉन फंक्शन इज लॉस, जिसके कारण आपका सेकंड स्टेज में जब पहुंचेगा 90% तक के नेफ्रॉन क्या हो जाते हैं, पूरे नॉन फंक्शनिंग हो जाते हैं। एंड द पेशेंट में रिपोर्ट पॉलीयूरिया एंड नॉक्चूरिया, जिसके कारण से पेशेंट को पॉलीयूरिया होगा और नॉक्चूरिया होगा, बार बार यूरिन करने की कोशिश करेगा और रात के समय उसको एक्सेसिव में क्या होगा, यूरिनेशन होगा, क्योंकि जो बचे हुए 10% आपके नेफ्रॉन है, 10 to 25% जो बचे हुए हेल्दी नेफ्रॉन है वो उस डिमांड को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक्सेसिव वर्क परफॉर्म करने के कारण पॉलीयूरिया और नॉक्चूरिया होगा। नाउ थर्ड स्टेज दैट इज कॉल्ड द एंड स्टेज रीनल डिसीज, दैट इज कॉल्ड द ESRD। द फाइनल स्टेज ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर ऑकर्स व्हेन देयर इज लेस देन 10% नेफ्रॉन फंक्शंस remaining, all of the normal regulatory, excretory and hormonal functions of the kidney are severely impaired. ESRD is evidenced by elevated creatinine and blood urea nitrogen levels as well as electrolyte imbalance. Once the patient reaches this point, dialysis is usually indicated. Many of the symptoms of uremia are reversible with the dialysis. So आपका end stage renal disease में less than 10% जो किडनी है वो ही नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर पाता है, यूरिन आउटपुट पूरी तरह से डिक्रीज हो जाता है और जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी में क्या होते जाता है बेटा, बढ़ते जाता है। और ये आपका थर्ड स्टेज है जिसको हम लोग एंड स्टेज रीनल डिसीज़ या फिर ESRD करके बोलते हैं। क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है और इलेक्ट्रोलाइट जो पूरी तरह से बॉडी में इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं और जो अदर सिम्टम्स भी क्या करने लगते हैं, अदर सिस्टम को भी, बॉडी सिस्टम को भी अफेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट है। और एग्जैक्टली इस पॉइंट पर आकर के पर्सन को डायलिसिस जो है वो करना ज़रूरी हो जाता है। डायलिसिस आपने मेरे ख्याल से पढ़ा हुआ है। सो आपका हीमोडायलिसिस या फिर पेरिटोनल डायलिसिस फिर क्या करना पड़ता है, आपको स्टार्ट करना पड़ता है, जिसके थ्रू जो सिम्टम्स है यूरीमिया के सिम्टम्स जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, आपके कम होने लगते हैं। सो दिस इज़ दी स्टेजेस ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर। नाउ अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आपका पर्सन को हर सिस्टम में आपका जो प्रॉब्लम है वो क्या होने लगता है, आपको अफेक्ट जो है वो दिखाई देने लगता है। सो मेन जो सिम्टम है वो है आपका न्यूरोलॉजिक। सबसे पहला न्यूरोलॉजिकल जो सिम्टम डेवलप हो, क्यों ये सिम्टम्स पूरे सिस्टम को क्यों अफेक्ट कर रहे हैं, वाई, बिकॉज आपका पेशेंट को क्या हो रहा है, यूरीमिया हो रहा है, एजोटीमिया हो रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी में ऑक्यूमुलेशन हो रहा है, जिसके कारण से ब्लड उसको सारे जगह में ट्रैवल करके लेकर के जा रहा है और वे वेस्ट प्रोडक्ट जो है आपके नॉर्मल हेल्दी जो सिस्टम है उसको भी क्या करते हैं, अफेक्ट करने लगते हैं। नो वीकनेस होगा, फटीग होगा, कंफ्यूज रहेगा पर्सन, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, डिसओरिएंटेशन रहेगा, बॉडी में ट्रेमर या सीजर डेवलप हो सकता है पर्सन को, बर्निंग सोल हो सकता है फीट का, या फिर बिहेवियरल जो चेंजेस है वो क्या हो सकता है, पेशेंट को डेवलप हो सकता है। नाउ इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में ग्रे ब्रोंज स्किन कलर दिखाई देता है, वाई, बिकॉज जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है वो ऑक्यूमुलेट हो रहा है। ड्राई और फ्लेकी हो जाता है स्किन, प्रूराइटिस मतलब ईचिंग, एकाइमोसिस, परप्यूरा मतलब आपके ब्लीडिंग
स्पॉट्स जो है, रेड स्पॉट्स जो है आपको दिखाई देने लगते हैं, थिन ब्रिटल हो जाते हैं नेल्स, है ना, और हेयर भी जो क्या है वो क्या हो जाता है, थिन हो जाता है ना। जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसमें हाइपरटेंशन डेवलप होगा, फीट में और एडिमा में, सैक्रम रीजन में पिटिंग एडिमा डेवलप होगा, पेरी ऑर्बिटल आई की चारों तरफ एडिमा डेवलप होता है, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब शुरू हो जाएगा, नेक वेन्स एनलार्ज हो जाएंगी आपकी, एंगॉज्ड हो जाएंगी, पेरिकार्डियल जो लेयर है उसमें इन्फ्लामेशन हो सकता है, पेरिकार्डियल लेयर में फ्लूइड ऑक्यूमुलेट हो सकता है, इट इज कॉल्ड द पेरिकार्डियल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल टेम्पोनेट और डेवलप हो सकता है, यानी कि जो हार्ट है उसमें अगर आउटर कवरिंग में फ्लूइड जमा हो गई तो वो हार्ट पर प्रेशर डालने लगता है, हाइपरकैलीमिया डेवलप होगा, हाइपरलिपिडीमिया जो है वो क्या होगा, डेवलप होगा। नाउ नेक्स्ट इज द पल्मोनरी सिम्टम्स हैं। सो पल्मोनरी सिम्टम्स में क्रैकल्स हैं, थिक टिनेशियस स्पूटम आएगा, कफ रिफ्लेक्स डिप्रेस हो जाता है, पेशेंट को प्लूराइटिक चेस्ट पेन होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है, टेकिपनिया डेवलप होता है, और नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ कस्मोल्स टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो डेवलप होते हैं, और यूरिमिक निमोनाइटिस, यूरिमिक लंग जिसको हम लोग बोलते हैं, वो एक सिम्टम क्या होता है, अराइज होता है। नाउ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में पर्सन को यूरिन का स्मेल आता है ब्रीथ से, दैट इज कॉल्ड दी अमोनिया ऑडर, दैट इज कॉल्ड दी यूरिमिक पेटर, है ना, और मेटालिक टेस्ट होगा माउथ में अल्सर या ब्लीडिंग डेवलप हो सकती है, एनोरेक्सिया, नॉशिया, वॉमिटिंग, हिकअप्स या कॉन्स्टिपेशन या डायरिया जो है वो क्या हो सकता है, पेशेंट को डेवलप हो सकता है, ब्लीडिंग फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी डेवलप हो सकता है। हेमेटोलॉजिकल में एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये सब क्या हो सकता है, पर्सन को डेवलप हो सकता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है एमेनोरिया, टेस्टिकुलर एट्रोफी, इनफर्टिलिटी एंड डिक्रीज्ड लिबिडो। ओके, नाउ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्रैम्प्स, डिक्रीज्ड मसल स्ट्रेंथ, ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी होगी, बोन पेन होगा, बोन फ्रैक्चर या फिर फुट ड्रॉप भी हो सकता है। सो दीज आर दी अनदर सिम्टम्स एसोसिएट विद द क्रोनिक रीनल फेलियर। नाउ नेक्स्ट इज द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में मेन जो होता है वो ब्लड टेस्ट होता है, क्योंकि आपका सारा जो लेवल है वो बॉडी के अंदर में इलेक्ट्रोलाइट का बढ़ा हुआ है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट का अमाउंट जो है वो क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है। सो ये जो वैल्यूज़ हैं आपको क्या होंगे पेशेंट के ब्लड टेस्ट में आपको दिखाई देंगे। इमेजिंग स्टडी करना है, सीटी स्कैन एंड यूएसजी करना है पेशेंट का, है ना, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई स्टोन तो नहीं जिसके कारण से किडनी डैमेज हो रहा है। नाउ बायोप्सी करना है टिश्यू का एनालिसिस करने के लिए कि कोई ट्यूमर तो नहीं है, या तो फिर आपका किडनी का कितना एरिया जो है वो डैमेज्ड हो गया, वो चीज़ को क्या करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। नाउ दिस इज़ द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नाउ नेक्स्ट इज़ द मैनेजमेंट पार्ट। सो जो मैनेजमेंट पार्ट है वो है आपका ट्रीटिंग द कॉज, मेन जो कॉज है उसको ट्रीट करना है, और ट्रीटिंग द कॉम्प्लिकेशन। ना पेशेंट को बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन जो है वो डेवलप होते हैं, जो हमने सिस्टम वाइज जो सिम्टम्स पढ़े उसके अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट जो है इसमें है फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। सो आपका पेशेंट को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देना है, एंटा एसिड देना है, एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स हमको प्रोवाइड करना है ना। मेडिकेशन टू ट्रीट एनीमिया होता है पेशेंट को, सो एनीमिया मेडिकेशन उसको देना है, एंटी सीजर एजेंट्स उसको देना है कन्वर्शन ना आए करके, इरेथ्रोपोइटिन के इंजेक्शंस लगाने हैं उसको। वाई? बिकॉज आपका किडनी इज़ अनेबल टू प्रोड्यूस द इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन, क्योंकि किडनी डैमेज हो गया है। सो पर्सन को एनीमिया डेवलप होता है, सो इरेथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन दे करके हम लोग आरबीसी के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ मेडिकेशन टू रिलीव द स्वेलिंग, सो डायूरेटिक्स हमको क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा। नाउ मेडिकेशन टू प्रोटेक्ट द बोन, सो कैल्शियम सप्लीमेंटेशन हमको क्या करना पड़ता है, पेशेंट को देना पड़ता है। नाउ लोअर प्रोटीन डाइट टू मिनिमाइज वेस्ट प्रोडक्ट इन दी ब्लड, सो जो प्रोटीन डाइट है उसको क्या करना है, हमको मिनिमाइज करना है ताकि बॉडी के अंदर में वेस्ट प्रोडक्ट का ऑक्यूमुलेशन ना हो। ठीक है, सो दीज आर दी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डाइटरी थेरेपी रीनल फेलियर वाले पेशेंट के लिए। सो मेन जो है न्यूट्रिशनल थेरेपी, दैट इज़ प्रोटीन का इंटेक रेस्ट्रिक्ट कर देना है, फ्लूइड इंटेक भी कम करना है आपको, और एग्जैक्टली 500 to 600 ml जो है वो हमको देना है फ्लूइड, मोर देन द प्रीवियस डेज 24 आवर्स यूरिन आउटपुट, है ना। सो आपका यूरिन आउटपुट जो आया है आज, है ना, उससे हम लोग 500 to 600 ml ऐड करके हम लोग फ्लूइड क्या करते हैं, पेशेंट को नेक्स्ट डे देते हैं। ना सोडियम इंटेक जो है वो बैलेंस करना है ना, और पोटेशियम को नहीं देना है पेशेंट को क्योंकि हाइपरकैलीमिया डेवलप हो रहा है, और कार्बोहाइड्रेट और फैट के थ्रू ही हमको क्या करना है, पेशेंट को आपका कैलोरी प्रोवाइड करना है, प्रोटीन इंटेक को आपको रेस्ट्रिक्ट करना है। सप्लीमेंट्री विटामिन थेरेपी हमको देना है, ठीक है। हाई कैलोरी डाइट मेनली देना है पेशेंट को ताकि आपका एक्टिविटी जो है वो ग्रेजुअली उसको रिज्यूम कर सके, और आपका यूरिया कंटेंट के बेसिस पे ही यूरिक एसिड और यूरिया और क्रिएटिनिन का जो ब्लड रिपोर्ट है उसके बेसिस पे ही
हम लोग प्रोटीन जो डाइट है और जो डाइट है बाकी जो चीज़ें हैं वो हम क्या करते हैं पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। सो दीज आर दी न्यूट्रिशनल थेरेपी। नाउ मेन जो ट्रीटमेंट है आपका एंड स्टेज रीनल डिसीज़ का, बिकॉज किडनी तो नॉन फंक्शनिंग हो गया है, वो वापस रिवर्ट बैक नहीं हो सकता। सो इफ़ द किडनी can't keep up with the waste and the fluid clearance on their own and develop complete or near complete kidney failure, it is end stage kidney disease. Okay, so kidney जो है मेंटेन कर ही नहीं पा रहा है, कंपनसेट कर ही नहीं पा रहा है किडनी का जो डिमांड है उसको, है ना। सो पर्सन जो है हम उसको कहते हैं एंड स्टेज रीनल डिसीज़ में चला गया है। और एट दैट पॉइंट आपका विद द हेल्प ऑफ सिर्फ मेडिकेशन के थ्रू हम पेशेंट को क्या नहीं कर सकते, ट्रीट नहीं कर सकते। आपका अनदर जो मेशर्स है वो यहाँ पर दिया है, दैट इज़ फर्स्ट इज़ द डायलिसिस, जिसमें आता है हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसको आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है आपके प्रैक्टिस टीचिंग के समय में। और नेक्स्ट इज़ द किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो नीडेड होता है, किडनी ट्रांसप्लांट जिसमें आपका एक हेल्दी डोनर के थ्रू किडनी को आपके डिसीज्ड जो रिसीवर होता है उसके अंदर में उसको क्या किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है। सो आपका जो डोनर किडनी है फिर वो आपका नॉर्मल किडनी का फंक्शन क्या करता है, परफॉर्म करता है। सो दिस इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ एंड स्टेज किडनी डिसीज़। नाउ नेक्स्ट इज़ द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ रीनल फेलियर। सो यहाँ पे कुछ नर्सिंग डायग्नोसिस है बेटा, दैट इज़ एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम हो जाता है, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, डेफिशिएंट नॉलेज, नाउ एक्टिविटी इंटॉलरेंस रहता है उसको, लो सेल्फ स्टीम रहता है। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस और उसको हमको प्रॉपर इंटरवेंशन दे करके क्या करना है, आपको ट्रीट करना है। सो जो मेन इंटरवेंशन है आपका दैट इज़ द मॉनिटरिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशनल intake, increased knowledge about condition and related treatment, and participate in activity within tolerance, improved self concept. So these are the nursing intervention for the patient with renal failure. ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ रीनल फेलियर। सो मेजर जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है दैट इज़ दी क्रोनिक किडनी डिसीज़ हो सकता है आपका। एक्यूट जो है अगर ट्रीट नहीं हुआ तो वो आपका क्रोनिक में कन्वर्ट हो सकता है और बहुत सारे पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन जो है वो क्रिएट कर सकता है। दैट इज़ द फ्लूइड रिटेंशन है। नाउ सडन राइज हो सकता है पोटेशियम लेवल, हाइपरकैलीमिया जो है वो डेवलप हो सकता है ना, और जो कि हार्ट की एक्टिविटी को इम्पेयर करेगा। नाउ एनीमिया डेवलप हो सकता है पेशेंट को, है ना। सेक्स ड्राइव या डिक्रीज़ हो जाएगा, इम्पोर्टेंस कॉज होगा, डैमेज हो सकता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, इम्यून रिस्पॉन्स डैमेज हो जाता है, पेरिकार्डाइटिस डेवलप हो सकता है, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं, और इरिवर्सिबल डैमेज टू द किडनी वो डेवलप हो सकता है, दैट इज़ द एंड स्टेज किडनी डिसीज़। ओके, सो प्रोग्नोसिस ऑफ द रीनल फेलियर इज़ ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइन कॉज ऑफ किडनी फेलियर में रिटर्न किडनी फंक्शन टू नॉर्मल। अगर आपका अक्यूट स्टेज में है, जो अंडरलाइन कॉज है उसको हमने अगर ट्रीट किया तो किडनी फंक्शन भी नॉर्मली क्या हो जाता है, आपका रिवर्ट बैक हो जाता है। ठीक है, बट अगर लाइफ लॉन्ग एफर्ट टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़ में बी द बेस्ट वे टू प्रिवेंट द क्रोनिक किडनी डिसीज़ एंड इट प्रोग्रेशन टू द किडनी फेलियर। क्योंकि आपका पर्सन को अगर डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है सो वो अल्टीमेटली किडनी को डैमेज करता है, सो उसको लाइफ लॉन्ग हमको ट्रीटमेंट लेना ही है। नाउ यूजुअली किडनी फंक्शन ग्रेजुअली डिक्रीजेस ओवर टाइम, जैसे जैसे एजिंग होते जाती है किडनी फंक्शन अपने आप ही डिक्रीज होता है, कम होना। If the kidney fails completely, the only treatment option available may be the dialysis or the transplant. और अगर किडनी जो है completely फंक्शन करना स्टॉप कर देता है सो उसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है, दैट इज़ दी डायलिसिस करना है, हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस, और दूसरा है आपका किडनी ट्रांसप्लांट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी रीनल फेलियर। ओके, थैंक यू।